आज का लेक्चर फार्माकोकाइनेटिक्स टॉपिक है और पेज नंबर 8, 9 और 10 को ये आज का लेक्चर कवर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन फार्माकोकाइनेटिक्स से। पहले इस टर्म को एक दफ़ा फिर रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने पिछले जो पेजेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, वहाँ पर हमने इसका जिक्र किया था इस टर्म का। यहाँ पर फिर से करते हैं ताकि टॉपिक को समझने में हमें आसानी हो। तो फार्माकोकाइनेटिक्स टर्म जो है ये दो वर्ड्स मिलकर बना है, फार्माको और किनेटिक्स। फार्माको का मतलब है, जब भी आप लोग इसको पढ़ते हो तो इसका मतलब है ड्रग्स। किनेटिक्स का मतलब है किनेटिक्स मूवमेंट। ये फिर आप लोग क्यों दीजिएगा कि भाई ड्रग का मोशन, ये फिर क्या हुआ ड्रग का मोशन किस लिहाज से? सिंपल सी बात है, ये मैंने सिर्फ टर्म्स की मीनिंग बताई। अभी उसका जो डेफिनेशन है, जिसका जो कंसेप्ट है, वो अभी इन टर्म्स को देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे? फार्माकोकाइनेटिक्स असल में फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि ड्रग्स हमारे बॉडी में कैसे मूव करते हैं, या फिर हमारी बॉडी जो है वो ड्रग्स के साथ कैसे सलूक करती हैं। तो जो ड्रग्स हम लोग लेते हैं वो हमारे बॉडी में कैसे मूव करती है, या फिर हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ कैसे रिएक्ट करती है, ड्रग को कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कैसे मेटाबोलाइज करती हैं और कैसे एक्सक्रीट करती हैं। कौन? हमारी बॉडी। तो आज का लेक्चर जो है वो आदमी के हवाले से है। आदमी, ये एक ट्रिक है ताकि आप लोगों को फार्माकोकाइनेटिक्स समझ में आ जाए। फार्माकोकाइनेटिक्स की लफ्जी मानी मैंने कहा कि भाई ये ड्रग की मोशन है कहाँ पर? हमारी बॉडी में। यानी कि ड्रग हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे मेटाबोलाइज होता है और फिर कैसे एक्सक्रीट होता है। इसको ही फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। पहले मैंने टर्म समझाया, फिर उसके बाद आप लोगों को टर्म के साथ ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स मिलाए जिससे आपका डेफिनेशन बनता है। तो अभी इन सब बातों को जहन में रख करके एक दफ़ा से हम डिफाइन करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स असल में ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को कहते हैं। ये हुआ डेफिनेशन। इंग्लिश में लिखोगे, फार्माकोकाइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी in which we study about drug absorption, distribution, metabolism and excretion. ये इसका डेफिनेशन बन गया। इसको याद करना है कि भाई चार चीजें कौन कौन सी हैं। आप लोग ये लफ्ज याद करें, आदमी, आदमी, ADME, आदमी। तो ये चार क्या है? ये फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। तो ड्रग हमारे बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है, पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। सिंपल सी बात है, हमारी GIT, हमने ड्रग लिया जिस भी रूट से लिया, सपोज कीजिए हमने ओरल रूट से लिया, तो वो ड्रग हमारे बॉडी में आएगा आएगा आएगा, कहीं पर से यहाँ से एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद तो वो क्या करेगा? वो ब्लड के हिस्सा बनेगा, ब्लड में जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? जिस साइड से आपने ड्रग को दिया वहां से वो एब्जॉर्ब हुआ और फिर ब्लड स्ट्रीम को ट्रांसफर हो गया। ड्रग एब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम को गया, जहां से आपने दिया है, जिस रूट से आपने दिया है वहां से गया, ब्लड स्ट्रीम को ट्रांसफर हुआ। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ये कितने तरीकों से होता है? ये पैसिवली भी होता है, एक्टिवली भी होता है, एक्सोसाइटोसिस के जरिए से भी होता है, एंडोसाइटोसिस के जरिए से भी होता है। ड्रग ट्रांसफर होता है एब्जॉर्प्शन साइट से ब्लड को। आपके पास कोई भी इलाका है, अब साइट है जहां पर से आपने ड्रग दिया है, वो वहां से मूव करेगा, ब्लड को ट्रांसफर होगा, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है एब्जॉर्ब करना। अगर हम लोग इसको एब्जॉर्ब करना ही समझे तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे GIT से हमने एक ड्रग लिया, वहां से फिर ट्रांसफर हुआ, ये एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया और ब्लड का हिस्सा बना, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये पैसिवली होता है। पैसिवली कैसे होता है? कुछ जा रहा है, ब्लड का हिस्सा बन रहा है, ये उसके साथ जा रहा है, मतलब कोई भी यहाँ पर एनर्जी वगैरह की जरूरत नहीं होती। ये मोस्टली उन ड्रग्स में होता है जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं। कौन से ड्रग्स? जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स पैसिवली जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड का हिस्सा बनते हैं, यानी कि GIT से एब्जॉर्ब हुए, ट्रांसफर हुए ब्लड में, ब्लड का हिस्सा बने पैसिवली, कोई एनर्जी यहाँ पर यूज नहीं हुई। एक्टिव क्या है? एनर्जी की यूज करने से, यानी कि एनर्जी लगती है, फिर उसके बाद जो है वो ड्रग ट्रांसफर होता है, ब्लड का हिस्सा बनता है। ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स है, लंबे लंबे मैकेनिज्म, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि ड्रग्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि कैसे ट्रांसफर होते हैं साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिस साइट पे आपने ड्रग दिया है वहां से ब्लड तक ड्रग कैसे ट्रांसफर होता है।
पैसिवली ट्रांसफर होता है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो एक्टिवली फिर ट्रांसफर होता है। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस फिर क्या होता है? अभी अगर ब्लड के अंदर ड्रग में जाना है तो क्या होता है, यहाँ से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड की तरफ जाएगा, तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडो का मतलब है इनसाइड, साइटोसिस एक तरीक़ाकार है जिसमें बाहर से अंदर की तरफ सेल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पर ड्रग ट्रांसफ़र होगा ब्लड की तरफ, तो ये क्या हुआ, इंडोसाइटोसिस हुआ। बाज़ औक़ात क्या होता है, बॉडी के अंदर से चीज़ों को बाहर आना होता है और फिर बॉडी में जीआईटी के ज़रिए से, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ज़रिए से, हमारे जो हज़मा का निज़ाम है इसके ज़रिए से फिर क्या होता है, फिर बॉडी के बाहर निकलता है फीसिस में, फाजले में। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, जो बाहर निकाला गया। तो एक्सोसाइटोसिस से फिर एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से भी ड्रग जो है उसकी मूवमेंट होती है, ट्रांसफ़र होती है जीआईटी से या फिर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस साइट पे आपने दिया है। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जिस साइट से आपने ड्रग दिया है। सपोज कीजिए हमने ओरली लिया है तो हमारा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल हुआ, तो वो आएगा जीआईटी से, वो ड्रग फिर ट्रांसफ़र होगा, ब्लड का हिस्सा बनेगा। जैसे ट्रांसफ़र होगा, ब्लड का हिस्सा बनेगा, हम कहें कि ड्रग एब्जॉर्ब हो गया है। तो ये एब्जॉर्प्शन कैसे हो सकती है, पैसिवली भी हो सकती हैं, एक्टिवली भी हो सकती हैं। पैसिवली मतलब कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो सकती, सिंपल ट्रांसफ़र हो जाएगा खुद ब खुद, किसी और चीज़ को उसके साथ निकल जाएगा। बस एक्टिवली क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल होगा फिर ये ट्रांसफ़र होगी। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है कि भाई कोई जो ड्रग है अगर वो आ गई है तो दोबारा से भी निकल रही है। एंडोसाइटोसिस क्या है, कोई ड्रग जो है वो हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अंदर जा रही है तो इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ट्रांसफ़र हो रही है इनसाइड द बॉडी, यानी कि ब्लड का हिस्सा बन रही है। तो यहाँ तक हो गई एब्जॉर्प्शन की बात। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्प्शन हो गया, अभी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना। तो यहाँ से जब एब्जॉर्ब होगा, ब्लड जो है पूरे बॉडी में मूव कर रहा होता है, तो ये फिर तकसीम कर रहा होता है उस ब्लड को जहाँ जहाँ पर उस ब्लड में जाना होता है। तो ब्लड में साथ में क्या जा रहा होता है, ड्रग भी जा रहा होता है। तो वो ड्रग जब जा रहा होता है तो फिर साथ में अपना एक्शन भी शो कर रहा होता है। ड्रग जो है वो अपना एक्शन शो करता चला जाता है वहाँ पर, कहाँ पर, इंटरस्टिशियम में, जहाँ पर फ्लूइड होता है, सेल्स को सराउंड करता है, तो फिर सेल्स को तो पहुँचता है, फिर वहाँ पर अपने एक्शन शो करता है। जैसे जैसे ड्रग एक्शन शो करता रहता है उसके बाद जो है फिर वो ड्रग मूव करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। थोड़ा बहुत इस डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफ़र होना, तकसीम होना, डिस्ट्रीब्यूट होना। इसको हम लोग फार्माकोलॉजी की ज़बान में कहेंगे, ड्रग जब लीव करता है ब्लड स्ट्रीम को तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग, पहली बात क्या हमने कही थी, ड्रग जब एब्जॉर्ब होगा, यानी कि जब ट्रांसफ़र होगा, जहाँ से आपने ड्रग दिया है वहाँ से ट्रांसफ़र होगा, ब्लड का हिस्सा बनेगा, इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, जो कि हमने पढ़ लिया। फिर जब ब्लड से लीव करेगा, निकलेगा, ब्लड स्ट्रीम से बाहर जाएगा, इंटरस्टिशियम या फिर सेल की तरफ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ब्लड से ड्रग गया इंटरस्टिशियम, यानी कि फिर हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो ये हुआ ट्रांसफ़र, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यहाँ से ड्रग गया ब्लड वेसल से, यानी कि ब्लड स्ट्रीम से, खून के नालियों से ड्रग जा रहा है इंटरस्टिशियम में या सेल्स की तरफ, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। जब ड्रग लीव करता है ब्लड स्ट्रीम को, फिर वो वहां पर जाकर के अपने अपने एक्शन शो करता है। अब ये डिपेंड करता है फ्लो के मुताबिक, ब्लड की फ्लो कितनी ज़्यादा है, किस ऑर्गन को कितनी ज़्यादा है ब्लड फ्लो, उतना ही ड्रग उस तरफ पहुंचेगा। उसके साथ साथ उस ऑर्गन की कैपिलरी की परमेबिलिटी, यानी कि वहां पर जो ब्लड वेसल्स जो पहुंचते हैं ना, तो फिर उनकी भी अपने कुछ क्या होते हैं, हमारे पास पहले ब्लड वेसल्स इतने बड़े बड़े से होते हैं जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद होगा, आर्टरीज। फिर जब वो जाते हैं तो थोड़े बहुत क्या हो जाते हैं, उनका साइज जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। कैपिलरीज, आर्टेरियोल्स पे कैपिलरीज बनते हैं तो उसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। ये कैपिलरीज फिर कई अकसाम के होते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर जिक्र है आपके बुक के मुताबिक। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्लिट्स होते हैं, सुराखें होती हैं छोटी छोटी सी। अभी यहाँ पर छोटी सी सुराख है, फिर छोटी सी सुराख है, तो ये क्या होता है, इन सुराखों से, इन गेप से यहाँ से ड्रग मूव कर सकता है। तो ऐसे कैपिलरीज जो हैं वो लीवर में ज़्यादा होते हैं, ब्रेन में कम होते हैं। अगरचे ब्रेन में ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है, तो फिर क्या होता है, जब अगर सुराख कम होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ से ब्लड जो है वो कम आउट करेगा, कम मूव करेगा और कम पहुँचेगा। तो ब्लड जो जाएगा तो फिर वहाँ पर जो ड्रग थे वो नहीं जा पाएंगे। तो इससे क्या होता है, सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग जा पाएंगे, उनमें भी सिलेक्टिविटी होती है, मतलब उनमें भी सिलेक्शन होती है, बाज जा सकते हैं, अक्सर नहीं जा सकते। तो फिर क्या होता है, वो जाकर के अपने एक्शन करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ब्लड के फ्लो और परमेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को मुतासर कर सकते हैं।
जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतनी ज़्यादा ड्रग पहुंचेगी, लेकिन एक शर्त है, परमेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि परमिशन भी होना चाहिए। हमारे जो कैपिलरीज हैं उनमें स्लिट्स भी होना चाहिए, इन सुराखों के नाम होते हैं स्लिट्स। स्लिट्स भी होने चाहिए। अगर ये स्लिट्स होंगे तो ड्रग जो है वो इजीली पास करेगा और एक्शन शो करेगा। अगर ये स्लिट्स नहीं होंगे, जिस तरह के ब्रेन में स्लिट्स वाले कैपिलरीज नहीं है, तो वहाँ पर से क्या होगा, जो ड्रग है वो वहाँ पर नहीं जाएगी और इस तरह से हमारा ब्रेन जो है उसके ऊपर उन ड्रग का एक्शन नहीं होगा। बाज़ ड्रग्स जो है वो जा सकते हैं, हर एक नहीं जा सकता। वो कौन से वाले जा सकते हैं? जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो जा सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद है कैपिलरी परमेबिलिटी भी हो गई हमारी यहाँ पर, और ब्लड फ्लो का भी हमने कंसेप्ट सीख लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास मेटाबॉलिज्म। दो हो गए, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? ब्लड से सॉरी जहाँ से हमने ड्रग दिया है, एडमिनिस्टर किया यानी कि दिया है, वहाँ से ड्रग ट्रांसफर हो जाए, ब्लड को मिले, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन हो गई। फिर वहाँ से ब्लड वेसल से जब ड्रग जाता है इंटरस्टिशियम में या वेसल्स की तरफ, तो हम कहते हैं कि भाई जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। फिर उसके बाद उसने अपना एक्शन किया। फिर उसके बाद क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? असल में यहाँ पर ड्रग की जो है वो एक तोड़ फोड़ होती है मजीद, ताकि ड्रग जो है उसको ऐसा बनाया जा सके कि फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट हो सके, निकाला जा सके। तो ड्रग जो है उसको फिर गुजरना पड़ता है दो फेजेस से, फेज 1, फेज 2। ये दो फेजेस होते हैं, इनके अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसके जरिए से फिर वो ड्रग जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है। सपोज कीजिए ड्रग आया, जहाँ से हमने दिया था, एडमिनिस्टर किया था, वहाँ से वो ड्रग आया ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में आकर के तो हमने कहा कि एब्जॉर्प्शन हो गई। फिर वहाँ से वो ड्रग जो है वो इंटरस्टिशियम में आया, हमने कहा ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। फिर उसने अपना एक्शन किया। फिर उसके बाद वो ड्रग जो है वो अगर बॉडी में रहेगा तो वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा, वो खराब एक्शन शो करेगा, एडवर्स एक्शन शो करेगा। तो हमने क्या करना है, हमारे बॉडी ने क्या करना है, हमारे बॉडी ने उस ड्रग को निकालना होता है। तो फिर वो कैसे निकालेगा? वो कुछ रिएक्शंस होते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन और कंजुगेशन रिएक्शंस। 1 2 3 4 रिएक्शंस। इन 4 रिएक्शंस के जरिए से वो उस ड्रग को क्या करेगा, उस ड्रग को ऐसे बनाएगा कि वो फिर हमारे बॉडी से बाहर जा करके एक्सक्रीट हो सके, एक्सक्रीशन हो सके, रिमूव हो सके। तो ये क्या करते हैं मेटाबॉलिज्म में, हमारी बॉडी जो है फेज 1 रिएक्शन के जरिए से, यानी कि इन 3 रिएक्शंस के जरिए से, 1 2 3, इन 3 रिएक्शंस के जरिए से फेज 1 रिएक्शंस में उस ड्रग को ऐसे बनाते हैं कि वो फिर दोबारा से एब्जॉर्ब ना हो जाए, वो ऐसे बने कि फिर वो बॉडी से निकल सके। तो ड्रग जो एब्जॉर्ब होते हैं वो अमूमन नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पोलर। तो इन रिएक्शंस के जरिए से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 रिएक्शंस के जरिए से वो ड्रग जो है वो ऐसे बन जाता है कि फिर वो बॉडी में स्टे नहीं करता, फिर वो पोलर बन जाता है, नॉन पोलर से पोलर बन जाता है और फिर वो आसानी से एक्सक्रीट हो सकता है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो नॉन पोलर से पोलर तो बन जाते हैं, लेकिन फिर भी इतने पोलर नहीं होते कि वो आसानी से बॉडी से जा सके। तो फिर उन ड्रग्स को मजीद एक दफ़ा फिर से कुछ रिएक्शंस के जरिए से गुजरना होगा। कौन से वाले? 4 वाले रिएक्शंस पर। 4th टाइप जो रिएक्शन है, यानी कि फेज 2 से गुजरना होगा। एक फेज में काम नहीं हुआ तो फिर दूसरा फेज भी होना चाहिए। तो उस दूसरे फेज में क्या हो जाता है, जितना पोलर फेज 1 से हो सका वो ड्रग पोलर बन जाएगा और फिर फेज 2 जो है 4th रिएक्शन के जरिए से, यानी कि कंजुगेशन रिएक्शंस के जरिए से, कंजुगेशन रिएक्शंस के जरिए से वो ड्रग मजीद पोलर बन जाएगा। फिर जब मजीद पोलर बन जाएगा फिर इस तरह होगा कि फिर उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और वो बॉडी से बाहर आसानी से फिर एक्सक्रीट हो जाएगा, एक्सक्रीशन उसकी हो जाएगी। तो यहाँ तक आपकी डिस्कशन होती है रिगार्डिंग फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के हवाले से। कहीं पर कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और साथ में कमेंट में आपने ये लिखना है कि फार्माकोकाइनेटिक्स डन, अगर आपको समझ आ गया है। That's all from my side. Thank you for watching Dr. UUT Lectures.